हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे पता है कि आपके सेकेंड ईयर्स के एग्ज़ाम्स हैं एंड बस कुछ ही टाइम बाकी है एग्ज़ाम्स के लिए और आपको बहुत टेंशन हो रहा है। तो इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं आप सभी के लेके आई हूँ अगस्त तंत्र को लास्ट मंथ में कैसे पढ़ना है ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो अगस्त तंत्र में सिर्फ एक ही पेपर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारे बैच के ना एटी लगी थी और इसी सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चों की ज़्यादा एटी लगी थी। अब लोग क्या कहते हैं, अगर तंत्र का सिलेबस थोड़ा सा कम है बाकी सब्जेक्ट से, लेकिन इसमें एटी लगने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया है, बाकी पेपर में कैसा होता है कि अगर एक पेपर ख़राब चला जाए तो सेकेंड पेपर में हम कवर अप कर लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी इस पेपर को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, थ्योरी जो है हमारे वो कितने मार्क्स की है, 100 मार्क्स की है। प्रैक्टिकल और वाइवा और ये सारी चीज़ें मिला के 200 मार्क्स की है, जो कि हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम फोकस करेंगे थ्योरी पेपर पे, प्रैक्टिकल के वीडियोस में बाद में बना दूंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मैंने हाईलाइट किए वो सारे टॉपिक्स एलएक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है, 100% पूछे जाते हैं। अब इसमें भी आपको क्या करना है कि जो अगर तंत्र है, जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो, फिर विषय चिकित्सा और विषाक्त आहार परीक्षा और विरुद्धाहार। विषाक्त आहार परीक्षा और विरुद्धाहार ये बहुत छोटा टॉपिक है जिसमें आपको विरुद्धाहार के टाइप्स पूछे जाते हैं और विषाक्त आहार के लक्षण परीक्षा वगैरह, तो वो आप कर लेना। और ये कंसेप्ट ऑफ अगत तंत्र ये आपको करना है, ठीक है। और विषय चिकित्सा मैनेजमेंट, अब इसमें मॉडर्न का भी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में आप ड्रग्स मैनेज कैसे करोगे, आपके पास अगर पेशेंट आते हैं तो क्या प्रोटोकॉल होगा, स्टमक वॉश कैसे करते हैं, कौन से कंडीशंस में करते हैं, कौन से कंडीशंस में नहीं करते, वो भी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गर विष एंड दूषित विष। अगर अगत तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ होगा तो स्थावर विष, जांगम विष, और इनके बाद अगर कोई टॉपिक होगा तो वो गर्विश एंड दूषित विष होगा, ठीक है। क्योंकि वो बाकी टॉपिक से छोटा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। फिर बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, थेरेपेटिक यूटिलिटी ऑफ अगध योग, तो वो आपको करने हैं। उन सभी के जो मार्क्स है वो आपके कितने मार्क्स के हैं, वो 11 मार्क्स के हैं, ठीक है। फिर आपको करना है स्थावर विष, ठीक है, उसमें भी प्लांट ओरिजिन, मेटेलिक ओरिजिन, तो वो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और एनिमल ओरिजिन। कृत्रिम विष भी आपको करने हैं, सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़। तो ये सारे जितने भी मैंने हाईलाइट किया ना, वो सारे एलएक्यूज़ में पूछते हैं, तो वो आपको बिल्कुल मिस नहीं है। अब मॉडर्न में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पर्सनल आइडेंटिटी, थैनाटोलॉजी, एस्पेक्शियल डेथ एंड इंजरी, ओके। तो ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि जितने मैंने हाईलाइट किया आपको सिर्फ उतने ही करने हैं, बाकी के भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब मैंने बाकी टॉपिक्स जो हाईलाइट नहीं किए वो आपको नहीं पढ़ने हैं क्या, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर मैंने अच्छे से उसका वेटेज दे रखा है, ठीक है। 13 मार्क्स का आपका पहला सेक्शन होगा, फिर 12 मार्क्स का दूषित विष, गर्विश और विषय उपद्रव होते हैं, ठीक है, जो कि डिसीजेस कॉज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ विष। तो वो भी छोटा सा टॉपिक है। अब इतना दोनों करके आपको 13 मार्क्स मिल रहा है और ये 3 टॉपिक्स करके आपको 13 मार्क्स मिल रहा है, और गर्विश, दुष्विष और इतना करके 12 मार्क्स मिल रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन हो गया, पहले आपको ये करना है, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, थेरेपेटिक यूटिलिटी ऑफ अगध। अब अगध योग क्या होता है, जो आपने कुछ, जैसे हम लोग चरक में पढ़ते हैं ना महाकषाय, वैसे योग है जो चरक ने, सुश्रुत ने बताया है, जो अलग अलग टाइप के विषयों पे वर्क करते हैं, तो आपको वो पढ़ना है। स्थावर विष और जांगम विष दो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सबसे वास्ट भी टॉपिक है। और कृत्रिम विष, कृत्रिम विष छोटा सा टॉपिक है, इतना भी बड़ा नहीं है। फिर बाकी फॉरेंसिक मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये तो हाफ मार्क्स में आता है। हाफ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों में से और इन दोनों में से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने उसको ऐसे हाफ करके लिखा है, ठीक है। सदवृत्त, इसके ऊपर आई थिंक क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में। पर्सनल आइडेंटिटी, थैनेटोलॉजी, स्पेशल डेथ एंड इंजरी, ये 4 टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं इन सभी पे, ठीक है। अब मैंने आपको टॉपिक्स बता दी, कौन किसी में से ऐसे क्यों आएगा, किस में से नहीं आ सकता है, ठीक है। अब मैंने उनका अलग से लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि कौन से नंबर वाले क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से टॉपिक वाले जो है वो एसएक्यू में और कौन एलएक्यू में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जितने भी लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, एलएक्यू के पहले हम बात करते हैं, तो विषय चिकित्सा, कंसेप्ट ऑफ अगत तंत्र, इसके ऊपर एक एलएक्यू आएगा पहला, ठीक है। फिर जांगम विष या फिर दूषित विष, गर्विश में से एक टॉपिक आएगा, ठीक है।
फिर आता है कृत्रिम विष, कृत्रिम विष, स्थावर विष एंड सब्सटेंस ऑफ एब्यूज। अब यहाँ पर ना सब्सटेंस ऑफ विष ये इसके एलक्यू में आने वाला है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये 3 टॉपिक्स में से एक एलक्यू आ सकता है। थैनेटोलॉजी, एस्फिक्सियल डेथ एंड पर्सनल आइडेंटिटी या फिर इंजुरी, इन चारों के मिला के कोई एक एलक्यू आएगा, इन चारों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और जो एसएक्यू है तो ये सारे एसएक्यूज है, कौन कौन से टॉपिक पे आएंगे, कौन कौन से टॉपिक पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो पहले एलक्यू में ये 3 टॉपिक के ऊपर पूछ सकते हैं, दूसरे एलक्यू में ये 3 टॉपिक के ऊपर पूछ सकते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। अब इसमें से भी जितने मस्ट टू नो टॉपिक्स है वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। डी के टॉपिक्स आप 2nd नंबर पे रिवाइज कर लेना। एन के टॉपिक्स अगर आप अभी छोड़ देते हो तो तब भी चलता है, इतना कुछ पूछते नहीं है वो एग्ज़ाम में। लेकिन कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना पेपर में। मैं अगर बाकी सब्जेक्ट्स में अगर बोलूँ तो आप कोई टॉपिक मिस कर दो तब भी चलता है, क्योंकि अगर एक पेपर ख़राब चला जाता है तो 2nd पेपर में आप कवर अप कर सकते हो। एक पेपर में अगर आपको 40 मार्क्स आते हैं तो 2nd पेपर आप कवर अप आराम से कर सकते हो, ठीक है, मतलब मेहनत करोगे तो। लेकिन इस पेपर में आपको 2nd चांस नहीं मिलता है, ठीक है। ये आपके लिए डू और डाई पेपर है। अगर आप इसमें पास हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो एटी किटी लगेगी। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसमें कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ सकते हो, कुछ मत छोड़ो, ठीक है आपको। लेकिन इसमें भी आप स्ट्रैटेजी क्या लगा सकते हो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने एलक्यूज़ के लिए टॉपिक है वो आपको सारे सबसे पहले कर लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है जो एसक्यूज़ के लिए टॉपिक है, और जो टॉपिक्स नहीं पूछते एलक्यू के लिए या फिर एसक्यू के लिए तो उनको नहीं पढ़ना है। जैसे कि ये, तो इसकी बस एक डेफिनेशन है जिसके ऊपर एमसीक्यू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन आपको मतलब डेफिनेशन तो है 1 पेज का, तो आप उसको पढ़ लेना, ठीक है, मत छोड़ना उसको फिर भी। अब हम देखेंगे कि अब आपके पास 30 डेज़ है, ठीक है। आप 30 डेज़ को कैसे डिवाइड करोगे, कैसे पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे 30 को 5 और 25, ठीक है। अब ये 5 डेज़ रखे हमने रिवीजन के लिए, ठीक है। अब मैं सिर्फ अगत तंत्र की बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी बताऊँ तो फिर आप कमेंट करना, मैं सारे सब्जेक्ट्स की मिलाकर बता दूँगी। और आपका पैटर्न भी अलग अलग हो सकता है पढ़ने का, कि कोई बच्चे एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करते हैं, कोई बच्चे होंगे जो हर एक सब्जेक्ट पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट कवर अप कर सकते हैं। तो ऐसे तो आपको अगर करना ही है तो क्या करोगे आप, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो बड़े हैं, जैसे रसशास्त्र, भेषज कल्पना, द्रव्य गुण, ये सारे कैसे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। और फिर और कौन सा टॉपिक हो गया जो ज़्यादा बड़ा है आपके लिए, संहिता अध्ययन, ओके। तो संहिता अध्ययन 2, तो ये सबसे बड़े टॉपिक्स हो गए। अब छोटे छोटे कौन से हैं, अगत तंत्र, ठीक है, स्वस्थ वृत्त और रोग निदान, ठीक है। अब इनका ना आप कॉम्बिनेशन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब जैसे आपने रसशास्त्र और द्रव्य गुण एक साथ पढ़ लिए तो आप समझ लो कि आपका दिमाग बिल्कुल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक साथ पढ़ना, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो आपको दोनों को पेयर करके पढ़ना है। अब जैसे रसशास्त्र और जो भेषज कल्पना है वो आप स्वस्थ वृत्त के साथ पढ़ोगे, ठीक है, उसको आपने एक साथ पढ़ना है। फिर जो द्रव्य गुण है तो उसको अकेले पढ़ लो, या फिर उसको आप अगत तंत्र के साथ पढ़ लेना, ठीक है। फिर संहिता अध्ययन 2 को अकेले ही पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं। और रोग निदान आप चाहो तो ये दोनों सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके 25 डेज़ को हम डिवाइड करेंगे कैसे करना है, ठीक है। अब 25 डेज़ में हमने 20 और अलग से 5 डेज़ हमने निकाल लिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले 20 डेज़ में पहले आप सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। उसके नोट्स अगर आप शॉर्ट नोट्स, अब यहाँ पर आपको बड़े बड़े डिटेल नोट्स नहीं बनाने, आपको क्या करना है, नोट्स शॉर्ट में बनाने, ठीक है। अब जैसे मैंने द्रव्य गुण में आपको बताया था चार्ट, ठीक है, द्रव्य का नाम, उसके पर्याय, फिर उसका मेन, रसवीर्य, विपाक, पंचक,
और फिर उसके बाद जो इसके कार्य वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो आपको करना है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में लिखना है सब कुछ, ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि क्या होगा, एग्ज़ाम का आपका बहुत सारा इनफाइनाइट सिलेबस है। अब वो एग्ज़ाम के दिन पहले याद रखोगे तो याद तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 1 पेज नोट्स, एक रूल बना लो, ठीक है। 1 से ज़्यादा 2, कोई भी चैप्टर कुछ भी हो, आपको 2 पेजेस में उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने पूरी जो रसाशास्त्र की जो मेरी है वो सिलेबस था, वो मैंने सिर्फ 20 पेपर्स में कवर कर दिया, ठीक है। तो वैसे आपको करना है। तो कोई कोई टॉपिक होता है जिसमें 4-5 पेज लगते हैं, तो ठीक है, लेकिन मोस्टली आप ट्राई करना कि 1 to 2 पेज में आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना फिर वो डिटेल नोट्स बन जाएंगे और आप सिर्फ नोट्स बनाते रहोगे और आपके पास पढ़ने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो इसमें आपको ऐसा करना है, ठीक है। और 20 डेज़ में हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को आपको कैसे टाइम देना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2-2 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है। 3-3 हो गए, मतलब 3 पेयर्स हो गए हमारे पास। अब उसमें भी आपको क्या करना है, 20 डेज डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 18 डेज बन जाएंगे, और फिर हमारे पास बचेंगे 2 दिन। 2 दिन जो है वो हम बफर के लिए रखेंगे, ठीक है। तो 6 दिन हमारे पास कितने, 2-2 सब्जेक्ट्स के लिए हो गए, ठीक है। सपोज पहले 6 दिन हम आरएसबी के करेंगे और स्वस्थ वृत्त करेंगे, फिर द्रव्य गुण करेंगे, अगत तंत्र करेंगे, संहिता अध्ययन 2 करेंगे और रोग निदान करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर उसके बाद जो बचेंगे 20, अब इसमें आपने नोट्स तो बना लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सारी चीज़ें रिवाइज करोगे जो आपने नोट्स बनाए, और फिर कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है तो वो सारी आप क्या करोगे, इसमें एडिशन करोगे, ठीक है। आपके पास अभी क्या हो गया, आपके पास नोट्स रेडी हो गए, एक्स्ट्रा अगर आप कुछ पढ़ते हो तो वो आपने उसमें एडिशन कर लिया। अब लास्ट के 5 डेज़ में आप क्या करोगे, PYQs देखोगे, ठीक है। जितने भी PYQ पेपर है उसमें से जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को लर्न कर लोगे, ठीक है। उनको तो बहुत अच्छे से करना ही है, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। और फिर अब आपके पास क्या क्या होगा, सारे सब्जेक्ट के नोट्स रेडी है, फिर उसके पास आपने इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो सारी आपके शॉर्ट नोट्स में और ऐड कर दी जो आप भूल रहे हो, स्पेशली श्लोका, ठीक है। अगर आप श्लोका भूलते हो तो श्लोका भी आपको श्लोक नोटबुक में ऐड करना है, या फिर आप शॉर्ट नोट्स में ही साथ में लिख सकते हो, ठीक है। और फिर PYQs भी आपको क्या कर लेने, फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देना, और फिर जो बाकी बचे हुए लास्ट के 5 डेज़ है उसमें आप रिवीजन करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगत तंत्र को कैसे पढ़ोगे, ठीक है। अब अगत तंत्र के लिए आपके पास मानो हो गए कितने, 6 डेज है ना। तो अब इन 6 डेज में आप क्या करोगे, 4 और 2 ये रेशियो रखोगे, ठीक है। अब 4 डेज में जितने भी LAQs के टॉपिक है वो सारे ख़त्म करोगे, और लास्ट के जो 2 है उसमें वो आप SAQ के टॉपिक कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको जो अगत तंत्र है उसका प्रिपरेशन करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो उसके टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊँ, तो आप कमेंट करना मत भूलना। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और आपको जो भी वीडियोस चाहिए तो आप वो भी कमेंट करना। और ये वाला PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। So that was the strategy for this video. If you like the video, like, share, subscribe, and पढ़ते रहिएगा from the Ayurvedic brain, and all the best for your exams.